नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर फायर हैं। उन्होंने कहा है कि अखिलेश क्षत्रिय विरोधी हैं, इसलिए कोडीन कफ सिरप मामला जो काफ़ी चर्चा में है आजकल, उसमें मेरा नाम घसीट रहे हैं, ये धनंजय सिंह का कहना है। उन्होंने अखिलेश समेत उन्हें बदनाम करने वाले, कोट अनकोट बदनाम करने वाले सभी लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी भी दी है। सवाल यह है कि अगर धनंजय सिंह अखिलेश यादव को क्षत्रिय विरोधी बताते हैं तो इसका सियासी नफा नुकसान अखिलेश को क्या है। दरअसल 10 नवंबर को हमारे सहयोगी चैनल आज तक के एजेंडा 2025 मंच पर अखिलेश यादव ने पीडीए के ए का मतलब अच्छे अगड़े बताया था और इसके बाद अच्छे अगड़े कौन है, बुरे अगड़े कौन है, इसकी चर्चा छिड़ गई थी। तो 2027 चुनाव के मद्देनज़र इस मुद्दे को क्षत्रिय विरोधी हैं, अच्छे अगड़े कहते हैं अखिलेश यादव, तो ये इस मुद्दे को डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा। उत्कर्ष जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल तो आपसे यही है कि धनंजय सिंह कोडीन कफ सिरप मामले में बड़े आरोप, उन पर उंगली उठती रही, बहुत दिन बाद मीडिया के सामने फाइनली आए, तो जो उनके बात का एक हिस्सा है कि अखिलेश यादव को वो घेरते हुए कह रहे हैं कि अखिलेश यादव क्षत्रिय विरोधी हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने धनंजय सिंह को कटघरे में खड़ा किया, उन पर तमाम आरोप लगाए, तो उसके पलटवार में धनंजय सिंह का कहना है कि अखिलेश यादव क्षत्रिय विरोधी हैं। अब इस आरोप को आप अखिलेश यादव के लिए नफे के तौर पे देखते हैं कि नुकसान के तौर पे? असल में देखिए, दोनों लोगों की अपनी राजनीति है। धनंजय सिंह इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो कुछ दबंग प्रभावशाली क्षत्रिय नेता माने जाते हैं, रघुराज प्रताप सिंह, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, इनको लेकर के कई बार सरकार पे भी उंगली उठती है कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। तो धनंजय सिंह अपने उस इक्विटी को स्ट्रांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की राजनीति को देखें तो हमेशा ये बात कहते रहे कि भाई जो अत्याचार हो रहा है, पीडीए पर अत्याचार जो हो रहा है, उसमें बड़ी जातियां और प्रभावशाली लोग और मुख्यमंत्री के सजातीय लोग इस तरह से करके वो अटैक करते रहे हैं। तो सबकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है और ये भी सही बात है कि एक वक्त था जब समाजवादी पार्टी के भीतर मजबूत क्षत्रिय नेताओं की एक बड़ी फौज हुआ करती थी। अब अगर आप देखें तो वो गिने चुने लोग, अरविंद सिंह गोप हो गए, आनंद भदौरिया हो गए या उदयवीर सिंह हो गए, ये 2-3 चेहरों के अलावा कोई बड़ा क्षत्रिय छत्रप तो समाजवादी पार्टी में नहीं है फिलहाल। लेकिन फिर भी एक बात तो ये कि अखिलेश यादव ने धनंजय सिंह का नाम कभी नहीं लिया। एक तस्वीर जरूर थी जो आरोपियों के साथ वो थी, वो तस्वीर ट्वीट करके उन्होंने कहा प्रभावशाली लोगों का संरक्षण, और अटैक था उनका मुख्यमंत्री के ऊपर। लेकिन हाँ, ठीक है, धनंजय सिंह ने इसको अपने व्यक्तिगत उस पर लिया। लेकिन अब ये कह देना कि क्षत्रिय विरोधी, तो ठीक है, वो एक लाइन ले रहे हैं। ये बयान तो अभी तक रघुराज प्रताप सिंह की तरफ से भी नहीं आया था, जो फिलहाल तो सबसे बड़े क्षत्रिय नेता, एक आइकॉन है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय बिरादरी के उसको देखिए तो, और पिछला चुनाव खास तौर पे देखिए, तो उत्तर प्रदेश में कोई यूनानिमस इस तरह का एक वो नहीं दिखता है इस बिरादरी के भीतर। वेस्ट में दूसरे तरीके से वोटिंग करता है। क्षत्रिय असल में क्षत्रपों के साथ जुड़ा हुआ मामला है। अवध का क्षत्रिय सबसे मजबूत माना जाता है, पुराने रजवाड़े लोग रहे हैं, और एक टाइम पे ये माना जाता था कि रघुराज प्रताप सिंह, मयंकेश्वर शरण सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह, ये सारा मिलके एक अवध का रेंज जो है वो एक स्ट्रांग होल्ड बनाता था। लेकिन अभी देखिए तो उस तरह से उस वक्त, उस दौर में भी जब ये पिछली बार समर्थन किया था इस लॉबी ने बीजेपी का, तो भी अभय सिंह जैसे नेता समाजवादी पार्टी में थे। हालांकि अब वो फिलहाल बीजेपी में हैं, लेकिन अभय सिंह और धनंजय सिंह की रार अभी तक खत्म तो हुई नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मामला है
क्षत्रिय समाज को लेके। लेकिन अखिलेश यादव हमेशा ये बात कहते रहे, आप याद करिए कि ये क्षत्रियों की बात नहीं, अभी तो जब पीडीए को लेके कई बार वो तो पी से ब्राह्मण भी पंडित भी बता के वो निकल लेते, है ना। और अब उनका ये कहना कि कभी ए से अगड़ा भी बताया उन्होंने। अब उनका ये कहना कि भाई हम तो ये कह रहे हैं कि जो अच्छे हैं। हाँ, उन्होंने, मैं अपने दर्शकों ने हमारे सहयोगी चैनल आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में जब उनसे पीडीए का मतलब पूछा गया, वही जो कभी वो पी से पीड़ित, पी से पंडित, पी से पत्रकार, और ए से अपमानित, ए से अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी, तमाम चीज़ें कहते हैं, तो हर बार एक नई डिक्शनरी खोलते हैं वो पीडीए की। तो उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब है अच्छे अगड़े। जब पूछा गया कि अच्छे अगड़े का मतलब, अच्छे अगड़े बुरे अगड़े का क्या मतलब हुआ, तो उन्होंने कहा कि बुरे अगड़े वो हैं जो भेद करते हैं और हमारे निकलने के बाद गंगा जल से घर को धुलवाते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने अपना मैसेज बड़ा क्लियर दिया है। वो सीधा हमला भी उसको मानिए, उसको सीधा हमला मानिए सरकार के ऊपर, और सरकार के ऊपर नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के ऊपर। क्योंकि 5 कालिदास मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है जिसका जिक्र उन्होंने किया, गंगा जल से धुलवाया गया। इसके बाद कन्नौज में एक मंदिर को धुलवाने की भी इस तरह की बात सामने आई जहां पर ये पूजा करके निकले थे। तो ये एक अटैक जो है ये बताता है कि वो अपने बेस वोट को, क्योंकि इस तरह का मतभेद जब होता है, इस तरह का जब भेदभाव होता है तो किनके साथ होता है, जाहिर सी बात है कि पिछड़े और दलितों के साथ होता है। वो इस मैसेज को देने में कहीं नहीं चूक रहे हैं। और वो कंसोलिडेशन जो था वो दिखा था 24 के चुनाव में। अब 27 तक आते आते क्या कहानी बनेगी नहीं मालूम, लेकिन लाइन तो वो चल रही है, और वो लाइन चल रही है। फिर कई बार बीच बीच में घटनाएं हो भी जाती हैं। एक वो यादव बिरादरी के एक कथावाचक की पिटाई हो गई, या कई बार मंदिरों में। नहीं, मैं उसमें आता, लेकिन मतलब कुल मिला के अखिलेश यादव ये कह रहे हैं ना कि भाई मेरी पीडीए की लाइन जो है वो क्लियर है, और इसमें मुझे अगड़ों के या क्षत्रियों के जो या स्वर्ण तथाकथित स्वर्ण जातियां जिन्हें हम कहते हैं, उनके वोट की मुझे चिंता नहीं है, बल्कि मुझे नहीं चाहिए। मैं तो पीडीए को ही अपने पीडीए की लाइन पर हूं। ये भी कह रहे हैं कि अगर इनमें से कोई आना चाहे हमारे साथ, वो अच्छा अगड़ा है, हमारे साथ आ जाए, वो सामाजिक न्याय के साथ आ जाए। तो ये दोनों मैसेज है इसके भीतर। क्योंकि देखिए, सही बात ये है, वास्तविकता ये है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो राजनीति जिस तरह से बटी हुई है लंबे समय से, तो कई बार बैलेंसिंग जो वो शिफ्ट जो होता है ना, बैलेंसिंग शिफ्ट जो होता है वो बड़ा काम कर जाता है। वो वोट स्विंग जो होता है इस तरह का, तो भाई अपना अपना कंसोलिडेशन अपनी जगह। लेकिन अब जैसे ब्राह्मणों में भी देखिए कि एक तरफ चर्चा होती है कि ब्राह्मण जो है इस सरकार से बड़ा नाराज है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के वो कहीं जाने को तैयार नहीं है अभी। वोट हम देख रहे हैं कि वोट का शिफ्ट किस तरह, मतलब वोटिंग पैटर्न किस तरह से हो रहा है। तो इस तरह की चर्चाओं के बीच में स्पेस खोज लेना या स्पेस दिखाना, स्पेस है हम अगर, और क्योंकि एक बात और है कि क्षत्रिय हो या ब्राह्मण समाज, ये सवर्ण समाज की अगुवाई करने वाली दो बिरादरियां ऐसी हैं जो सत्ता के साथ अलाइनमेंट अपना बना के रखती हैं। तो वो ये मैसेज बीच बीच में जरूर जाता रहेगा कि अगर लगे कि पावर है, तो हमने तो कभी नहीं कहा कि हम इन लोगों के खिलाफ हैं। हम तो स्वागत करने के लिए खिलाफ है। अगर आप सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं तो आप किसी बिरादरी से आइए। लेकिन अगर अखिलेश के उस पीडीए वोट बेस की तरफ देखें तो धनंजय सिंह ने फायदा ही कर दिया अखिलेश का। उस वोट बेस में तो ये संदेश जाएगा कि देखिए, अब ठाकुरों के नेता भी अखिलेश को ठाकुरों का विरोधी मान रहे हैं, माने अखिलेश तो हमारे नेता है। नहीं, अब तो यही बात है ना कि अखिलेश यादव ने एक ऐसी स्थिति तो पैदा कर ही दी है कि इस वक्त मुसलमानों के भी नेता वही हैं, दलितों पिछड़ों के भी नेता वही हैं। अब यादव के नेता तो रहे नहीं, तो सारी पिछड़ी जातियों के नेता। तो ये बात तो है, और इस लिहाज से उनको
गेन भी होता है। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कथित सवर्ण जातियां हैं, इनके अपने वोट भले ही कम होते हैं, लेकिन ये इन्फ्लुएंसर बहुत तगड़े होते हैं किसी से इन्फ्लुएंस करने की अगर बात आप करें, क्योंकि इनका प्रभाव होता है रोजमर्रा के सामाजिक जीवन में, प्रभाव होता है जमीन जायदाद के व्यवस्था पे प्रभाव होता है। तो उस प्रभाव के भीतर कोई कितना भी विद्रोह करने की स्थिति आए, फिर भी अभी ऐसी स्थिति नहीं है भारत की सामाजिक स्थिति या उत्तर प्रदेश की जहां विद्रोह हो तो वो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो अगर कहने को ये कहें कि क्षत्रिय वोट 6-7% है, लेकिन उसका प्रभाव जो है थोड़ा बड़ा है, ब्राह्मण वोट 9-10% कह लीजिए, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा है। तो वो एक सतर्कता तो बना के सबको रखनी पड़ेगी। हाँ, धनंजय सिंह दबाव में है जी। दबाव में इसलिए है कि एक तो चर्चा में आ गए, एक गलत वजह से चर्चा में आ गए। हालांकि उनका अगर ट्रैक देखिए तो वो चर्चा हमेशा उनको लोग माफिया के तौर पर जिक्र करते हैं हमेशा। तो अब ये बड़ा कांड है, इसमें सरकार भी उनके खिलाफ है। मतलब उनके साथियों को तो सरकार ने पकड़ा ही, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमारे साथी हैं, कारोबार के बारे में नहीं पता था, ये भी बात उन्होंने कही कि हमें नहीं मालूम था कि उनका बिजनेस क्या है, लेकिन हाँ वो हमारे साथी हैं। तो वो ठीक बात है, लेकिन अब सवाल ये है कि वो शिकंजे को कहीं ना कहीं आपको रोकना भी है। तो वो शिकंजे को रोकने के लिए अब ये कार्ड है, एक कार्ड है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये वो कार्ड धनंजय सिंह ने भी खेल दिया। आते हैं उस बात पर जिसका जिक्र आप कर रहे थे। अब देखिए, पिछले कई महीनों की घटनाक्रमों पर नजर डालें तो रामजीलाल सुमन वर्सेस करणी सेना, यानी समाजवादी पार्टी के दलित सांसद और करणी सेना, जो तथाकथित अपने आप को राजपूतों की, ठाकुरों की नुमाइंदगी करती हुई बताती है। रामजीलाल सुमन वर्सेस करणी सेना, इटावा कांड में पीडीए कथावाचक वर्सेस ब्राह्मण कथावाचक, सजातीय माफिया जैसे आरोप, पुलिस थानों में ठाकुरों की नियुक्ति की लिस्टें, संसद में अवधेश प्रसाद को बार बार आगे करना बीजेपी को चिढ़ाने के लिए, ये तमाम चीजें तो अखिलेश यादव की राजनीति की एक स्पष्ट तस्वीर खींचती हुई दिखती हैं। हाँ, निश्चित दिखती हैं। और सतर्कता भी देखिए, अखिलेश यादव ने एक बीच में एक अपना दूसरा लाइन भी लिया है। वो लाइन है कि जो उनके ऊपर टैग किया जाता था मुस्लिम परस्ती का और उसका, उन्होंने अपने आप को सेकुलर दिखाने में कोई कमी नहीं रखी, चाहे वो इटावा में केदारनाथ मंदिर के निर्माण की बात हो और चाहे दरगाह पे जाके चादर चढ़ाने की बात हो। तो वो एक बड़ा क्लियर मैसेज समाज को दे रहे हैं कि हम व्यक्तिगत धर्म का पालन करते हैं, लेकिन हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। तो अखिलेश यादव अपनी राजनीति को एक नई दिशा दे रहे हैं। और खासतौर से पोस्ट मुलायम एरा में अगर हम देखें तो चुनाव तो हारे वो, 17 भी हारे, 22 भी हारे, लेकिन उसके बाद 24 आते आते जो मैच्योरिटी दिखाई उन्होंने और जो स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी दिखाई, उसकी सफलता मिली। तो अब वो अपनी उस इमेज को, अब बीजेपी भले ही एमवाई वाले टैग को लाने में कोई कमी ना छोड़े, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने वाई टैग से अपने आप को कैसे बचाया। ओबीसी में दूसरे बिरादरियों को ज्यादा टिकट, ज्यादा नुमाइंदगी देके, अब संसद में भी आप देखिए अवधेश प्रसाद को जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं, तो एक सवाल दलित को प्रेजेंट करने का नहीं है, वो मैसेज तो अपनी जगह दे ही रहे हैं वो, लेकिन उसके साथ साथ वो अयोध्या को भी लगातार मैसेज का सेंटर बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बताते हैं कि जिस अयोध्या के नाम पर आप राजनीति कर रहे हो, वो अयोध्या आपको ठुकरा चुकी है। तो वो मैसेजिंग की पॉलिटिक्स है, वो उस तरह से चल रही है। बिल्कुल। अभी आपने चूंकि बात की कि सतर्कता के साथ मुस्लिम वोटर को भी एड्रेस करते हैं, तो उसी मंच पे अखिलेश यादव ने कहा, जो कि वो लगातार कह रहे हैं, कि ये जो वोटिंग लिस्ट में जो प्रक्रिया चल रही है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये एसआईआर दरअसल एनआरसी है। तो ये तो एनआरसी की जब बात होती है तो बात मुस्लिम समाज तक पहुंचती है, यानी वहीं एड्रेस कर रहे हैं। फिर वो ये भी कहते हैं डिटेंशन सेंटर उसी से जुड़ा हुआ चूंकि मामला है कि कुर्सी बचानी होती है तो बीजेपी के नेता बहुत कम्युनल हो जाते हैं।
देखिए ये बात है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर्स के लिए बजट भी एलोकेट हुआ है ना। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सारे मेयर्स को, सारे नगर निगमों को ये कहा गया कि आप तलाशिए कि रोहिंग्या कितने हैं। अब मतलब हर जिले का मेयर जो है अपने सफाई कर्मियों को के भीतर से रोहिंग्या खोज रहा है। तमाम विधायक छापामारी करने चले जा रहे हैं मलिन बस्ती, है ना, वो भी तस्वीर हम देख रहे हैं। तो ये पूरा वही एक लाइन है जो ऊपर घुसपैठिया अमित शाह कहते हैं और नीचे उसको ट्रांसलेट करने के लिए पूरी मशीनरी। भाई ये काम तो पुलिस का है, एलआईयू का है, लोकल इंटेलिजेंस का है, जो उसको एग्जामिन करे, जो उसको वेरीफाई करे। जब पॉलिटिकल फोर्स इसमें उतर आ गई, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली, तो डायरेक्टली जब उतर गई तो वो लाइन तो आगे कम उसकी। अच्छा, दूसरा ये कि अब मान लीजिए एसआईआर है, एसआईआर में अगर कुछ नाम इस तरह के मिलते हैं, अगर ये सफाई कर्मियों में ऐसे नाम, डिटेंशन सेंटर किसके लिए? क्योंकि ये तो कहा जा चुका है ना कि पड़ोसी देशों से आने वाले हिंदुओं को हम नागरिकता देंगे, दी नहीं गई है, वो भी एक बवाल चल रहा है। नागरिकता देंगे, जो स्पष्ट है कि हम मुस्लिमों को नहीं देंगे। तो अब जो बचा वही डिटेंशन सेंटर में जाएगा। तो डिटेंशन सेंटर तो बना ही इसीलिए जा रहा है। और अब वो डिटेंशन सेंटर कैसा होगा, उसमें क्या होगा? अब तमाम लोग जो है उसको जर्मनी, हिटलर के जर्मनी से, नाजी जर्मनी से जोड़ के भी देखना शुरू कर चुके हैं। तो अब बात तो, लाइन तो है, वो लाइन तो है, उसको आप इनकार कैसे करेंगे? चलिए एक और चुनावी बात, अखिलेश यादव पे चूंकि बात हो रही है, अखिलेश यादव ने कहा उसी मंच पर, एजेंडा आज तक के मंच पर, कि हम गरीब महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे सरकार हमारी आती है तो। दरअसल बिहार की हार जीत पर बात हो रही थी, बिहार की 10,000 स्कीम पर बात हो रही थी। तो अखिलेश यादव ने कहा भाई 10,000 से अगर बीजेपी जीत सकती है तो हम तो 40,000 देंगे। क्या उन्होंने बीजेपी के सामने एक नई लकीर खींच दी है? क्या 1.25 साल पहले ही अखिलेश यादव ने यूपी के अंदर महिला वोटरों को एड्रेस करने की जो राजनीति राज्य दर राज्य चल रही है वो शुरू कर दी है? इसके साथ साथ एक चीज ये भी देखिए कि जब उनसे पूछा गया कि ये पैसा कहाँ से आएगा तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा उद्योगपतियों को माफ किया गया, उसको ले आएंगे। तो एक व्यंग था लेकिन एक राजनीतिक संदेश भी था, और व्यंग अपनी जगह पे था। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि ये चर्चा तो इस वक्त जेरे बहस है ही, ये मुद्दा कि चुनाव के बीच में 10,000 रुपए बटे। पार्लियामेंट में भी हमने सुना जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात हो रही थी तो उसके बीच में भी ये सवाल आया कि इलेक्शन कमीशन कैसे ये अनुमति दे सकता है। तो उस सवाल को भी पब्लिक के बीच में ले जाना, और अब 40,000 का एक वो 40 है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं। फ्री बीज या इस तरह की चीजों को देना अब एक ऐसी सीमा पर पहुंच गया है जबकि बिल्कुल बाकी सारी नीतियां तो बेमानी हो जा रही हैं। तो ऐसे में अब इसको नॉन सीरियस बना दिया जाए, ये भी एक रणनीति है। तो वो क्या सोच के कह रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हो सकता है कि अब इस चीज को इतने माखौल वाले अंदाज में कहा जाए कि फिर उस बात का कोई एक आरोप चस्पा होता रहे और बाकी लाइटली ले लिया जाए। या दूसरी तरफ भी हो सकता है कि लोगों के, उनके वोटर्स में विश्वास आए कि नहीं ऐसा होगा, क्योंकि भारत तो वो देश है जहां 15 लाख की भी चर्चा हो गई थी विदेशों से काला धन पे। तो चर्चा है। बिल्कुल। चलिए अब एक सवाल और, चूंकि वो इंटरव्यू ही फोकस में आ गया है, कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे क्या? बिहार में कांग्रेस पार्टी जो है उसका प्रदर्शन बड़ा ही निराशाजनक हुआ, और जो तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला गठबंधन है, महागठबंधन, उसकी
निराशाजनक प्रदर्शन में बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का हो गया। इस पृष्ठभूमि में अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि यूपी में कांग्रेस को साथ लेकर लड़ेंगे पहले की तरह, लोकसभा की तरह, तो अखिलेश यादव ने कहा बिल्कुल लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन है, साथ में लड़ेंगे। ये तो एक खबर हुई, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि साथी को समझाना भी पड़ता है और जीत ही आधार होगा। तो कांग्रेस पार्टी को ये संदेश भी दे रहे हैं कि भैया सौदेबाजी वोदेबाजी का स्कोप नहीं है, जीत आधार होगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये पहले दिन से ये लाइन है। आप देखिए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के तमाम नेता जो है 25 सीट और 30 सीट की बात कर रहे थे। वो दावे अपनी जगह पे। उत्तर प्रदेश में भी अभी 100 सीट और 200 सीट की बात होती है, और कुछ कांग्रेसी स्थानीय स्तर पर ये भी कहने लगते हैं कि हमको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन वास्तविकता ऐसी है कि कांग्रेस के लिए अकेले चुनाव लड़ के सर्वाइव करना ही मुश्किल है। कांग्रेस का वोट लंबे टाइम के बाद बढ़ा 24 में, वरना तो वो वोट लगातार घट रहा था। 5.5 से 9.5 आ गए ना, 10 के करीब आ गए। तो वो तो इस गठबंधन की देन है ना। और दूसरी ये भी वास्तविकता है कि कांग्रेस पार्टी का ना कोई संगठनात्मक मजबूती दिख रही है, ना कोई एक्टिविटी या एक्शन दिख रहा है। कांग्रेस इस वक्त बीच में जो सक्रियता हुई थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, वो इस वक्त फिर वो पुराने ढर्रे में चली गई है। रिचुअलिस्टिक प्रोग्राम, पार्टी ऑफिस के भीतर वो होना, जो पुरानी कांग्रेस करती थी, जिसकी वजह से वो गर्त में गई थी। मैंने तो पिछले 3-4 महीनों में नहीं देखा कि कांग्रेस अपने ग्रामीण स्तर तक या ब्लॉक स्तर तक या कम से कम जिले स्तर तक कोई एक वो हो प्रोग्राम प्लान कर रही हो, या इवन जिस वक्त SIR चल रहा है और समाजवादी पार्टी ने अपने PDF प्रहरी लगा दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के ने अपने विधायकों की ड्यूटी और मंत्रियों की ड्यूटी तक लगा दी है, डिप्टी CM तक की ड्यूटी लग गई है SIR को लेके, कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? मतलब इस बारे में तो कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप को यह देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या कर रही है, उसका संगठन क्या कर रहा है। कोई मूवमेंट तो दिखाई नहीं दे रहा है, और इस मूवमेंट को ना दिखाई देने के बाद अब आप फिर दावे करने में आप बहुत आगे हैं। तो प्रैक्टिकलिटी, हाँ, अखिलेश यादव ने इसके पहले भी, इस कल के कार्यक्रम के पहले भी एक बार कही थी कि साथी अगर कमजोर हो तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए जी। तो उनको भी पता है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को छोड़ के फिर वो उनको भी उसके फायदे पता है। कांग्रेस के पास जो कुछ भी है, जो भी थोड़ा बहुत है, उसके फायदे पता है उनको। और एक एलाइंस जब दिखता है तो एक क्रेडेंशियल बनता है। और सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव 1 to 1 हो जाता है, ट्रायंगल नहीं बनता, 4 कॉर्नर नहीं बनता है। ट्रायंगल तो रहता है, मायावती रहती हैं, लेकिन बावजूद उसके ये लाइन है। और यहां मैसेज बहुत साफ है कि यूपी में वो दबाव कांग्रेस नहीं कर पाएगी फिलहाल की स्थिति में। क्या होता है कि अगर अगले कुछ महीनों में कोई बड़ा कैंपेन, कोई बड़ी हवा, कोई बड़ा प्रोग्राम, और वो कुल मिलाकर राहुल गांधी पे टिका हुआ है, तो राहुल गांधी अगर यूपी को उस तरह से फोकस करते, मुझे नहीं लगता कि राहुल भी इतनी गलतफहमी में रहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि लोकसभा में जो परिणाम आया वो समाजवादी पार्टी के सहयोग से आया उनको। और एटलीस्ट जिस प्रदेश में वो खुद चुनाव हार गए थे, वहां से कुछ सीटें तो लेके गए, तो वो फर्क तो है। तो इसलिए हमें लगता है कि अखिलेश यादव का मैसेज जो है बहुत टारगेटेड, बहुत क्रिस्पी और बहुत क्लियर था। बिल्कुल। तो अखिलेश यादव लगातार बिहार चुनाव के बाद एक बड़ी चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बदलाव आएगा क्या, अखिलेश यादव के लिए चुनौती बड़ी हो गई है। लेकिन अब तक अखिलेश यादव ये दिखा रहे हैं कि बिहार चुनाव के नतीजों से बिना किसी तरह प्रभावित हुए वो अपनी जो राजनीति कर रहे थे 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी और उसके बाद भी, वो उसी पर टिके हुए हैं और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें जोड़
और चीज़ें जोड़ रहे हैं ज़रूरत के मुताबिक, वक्त के मुताबिक। यानी आने वाले दिनों में अखिलेश यादव की इस राजनीति पर और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी। हमारे साथ आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।